Hello, student. Welcome to yet another lecture of paper second, electricity and magnetism. We are discussing about vectors here, and yesterday, in yesterday class, we are discussing about the physical quantities, which are mainly of two types. First one is known as scalar quantities, and second one is known as वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश और अदिश राशियां। आपको कुछ लाज बताए गए थे सदिश और अदिश राशियों के। सदिश और अदिश राशियां मुख्यतः जो मेन डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन को लेके होता है। एक्चुअली वेक्टर की जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो उसके डायरेक्शन से ही है। तो हमने ये जाना था कि वे भौतिक राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों हो, या जिन्हें निरूपित करने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़े, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहलाते हैं। ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल हमारा मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, परिमाण से काम चल जाए, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण भी आपको दिए गए थे। सदिश राशियों के उदाहरण है फोर्स है, बल, वेग है, वेलोसिटी, और संवेग है, मोमेंटम। अदिश राशियों के उदाहरण आपको दिए गए थे टेम्परेचर है, तापमान, डेंसिटी है, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दाब है, मास है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो अगर किसी भौतिक राशि के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो वो सदिश हुई। और अगर किसी भौतिक राशि के पास केवल मैग्नीट्यूड है तो वो अदिश हुई। पर क्या ये परिभाषा पूरी तरह से ठीक है? क्या ये डेफिनेशन इज कंप्लीट? कंप्लीट है ये डेफिनेशन? देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सी ऑन योर स्क्रीन, द टॉपिक इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कंप्लीट डेफिनेशन से मतलब है, डेफिनेशन तो हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन से मतलब इसमें कुछ चेंज आएगा। जो डेफिनेशन हम दे चुके हैं मीन्स ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और a quantity which can be defined by magnitude and direction is known as vector. But अगर आप एक एग्जांपल से इसको स्पेसिफाई करना चाहिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे पीछे की क्लासेस में। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर करें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी पता होता है और हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, एक करंट है I1 जिसका मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर और उसकी डायरेक्शन इस एरो के द्वारा शो की गई है आपको। तो क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन, एंड स्टिल दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर भी ये एक अदिश राशि, इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, पर फिर भी ये एक अदिश राशि। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है क्यों? जबकि हमने तो बताया कि ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों हों, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। लेकिन ये तो करंट तो ऐसा नहीं, विद्युत धारा तो ऐसा नहीं करती। विद्युत धारा क्या करती है? जैसे एक फिगर आपको देख लें आप, किरचॉफ लॉ से आप लिख सकते हैं ऐसा कि एक किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो क्या क्या कहते हैं कि किसी जंक्शन संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसा आप पढ़ के आए हैं। तो ये जंक्शन है, ठीक है।
अगर किसी वायर के थ्रू यहाँ करंट आ रही है I1, ओके, और इस वे में करंट जा रही है I2, तो अगर एक तीसरा वायर है जो जंक्शन के बाद जुड़ा है तो उस करंट में कितनी, उस वायर में कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2। अब इसके ओरिएंटेशन को आप बदल दीजिए, इस वायर की, ये जो दो वायर का जंक्शन, इसके ओरिएंटेशन को बदल दीजिए। अब करंट इधर से आ रही है, एक करंट इधर से आ रही है, एक तीसरा वायर अब इधर है। ओरिएंटेशन बदलने से फिर भी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ज़्यादा भी अगर आप करंट लेके इस बात को देखें तो भी इनके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स डायरेक्शन अगर आप चेंज कर भी दें तो भी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क यहाँ दिखता नहीं है। तो कोई ना कोई रॉन्ग प्रॉपर्टी इसके साथ है, जिसके साथ इसको हम वेक्टर नहीं कहते। तो रॉन्ग प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर कंप्लीट डेफिनेशन आपको वेक्टर को देना है तो इस प्रॉपर्टी को आपको सिक्योर करना पड़ेगा। किस प्रॉपर्टी को, देखिए, सो द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स quantity is a quantity which have magnitude as well as direction and follows the law of vector addition। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टरों के जोड़ने या जुड़ने के नियम को फॉलो करते हो, फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम कंप्लीट क्या कहेंगे, वेक्टर। और अगर ऐसी कोई नहीं करती तो करंट के साथ यही प्रॉब्लम है, करंट ऐसा नहीं कर पाती, वो वेक्टर एडिशन के जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं कर पाती। इस कारण जो करंट है, विद्युत धारा है हमारे पास, वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह हम उसको यूज करते हैं। सो द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर, एक ऐसा सदिश राशि की अगर पूर्ण परिभाषा हम बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण, दिशा वह भौतिक राशि वेक्टरों के जुड़ने या जोड़ने के नियम को भी पालन करती है, ऐसी भौतिक राशि को हम सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिट वेक्टर। आपको आगे जरूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर, तो यहीं समझ लेना अच्छा है उसे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब यूनिट वेक्टर की बात करें अगर आप, तो बाय डेफिनेशन जाएं तो डेफिनेशन है कि ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज अ यूनिट वेक्टर। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, यूनिट आगे सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो उसका, यूनिट हो, एक हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को, आप देख सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पहले हम वेक्टर ए को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं ए, और फिर एक दूसरा सिग्निफाइड वर्जन यूज करते हैं ए का, जिसको हम बोलते हैं ए कैप। ठीक है, कैप को मैंने यहाँ समझाया हुआ है। कैप का मतलब क्या होता है, कैप जैसे आजकल सर्दियों का मौसम तो आप भी कैप लगा के आते होंगे, तो कैप का मतलब है टोपी। तो हमने इसको क्या किया, इसको टोपी पहना दी, इस ए को हमने क्या पहना दी, टोपी। तो टोपी वाली जो ए है वही क्या करती है, वेक्टर ए की डायरेक्शन को डिफाइन करती है। ठीक है, कल आपको यूनिट वेक्टर्स नहीं, आज शायद सिलेबस में है ये, तो अभी आपको बताएंगे अलग अलग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, आपके पास है कोई वेक्टर ए, और अगर आपको वेक्टर ए को लिखना है तो सबसे पहले आप लिखिए इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड देन डिफाइन द डायरेक्शन। क्योंकि अगर आपको किसी भी वेक्टर का कंप्लीट आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं वेक्टर को, तो दो चीजें तो आपको बतानी पड़ेगी, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज द डायरेक्शन। और अगर ऐसा बता पाते हैं आप तो आप यू आर डिफाइन द वेक्टर। देन देखिए, जो मैग्नीट्यूड है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मैग्नीट्यूड है
ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दिखाता है, ये कोई नंबर हो सकता है विच मे बी सम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लेंथ का ये वेक्टर हो सकता है। और जो यूनिट वेक्टर है ये वाला यहाँ, ये यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर विच सजेस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन को दिखाता है। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी वेक्टर को डिफाइन करना है तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड जो कोई नंबर हो सकता है उस वेक्टर की लेंथ को बताएगा, और सेकंड वन इज यूनिट वेक्टर जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को सजेस्ट करेगा। आगे मोर कन्वेंटली हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, मैंने आपको ये बात पहले भी कही है कि अगर आप किसी वेक्टर की बात करते हैं, किसी वेक्टर की बात करते हैं तो आपको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा इंटरेस्ट उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, देखिए मैग्नीट्यूड तो स्केलर के पास भी है, तो मैग्नीट्यूड इज द सेम, मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज इट्स डायरेक्शन। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होना जब वेक्टर्स पढ़ते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, वो तो एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप वेल नोन है सब इससे, ये आपकी स्क्रीन पे है। 3 डायमेंशनल एक्स एक्सिस हियर इज, वाई एक्सिस हियर इज एंड जेड इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो अगर आप इन एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना चाहें, मैं यूनिट वेक्टर को आपको बता चुका हूं पहले भी, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी यूनिट लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है और वो डायरेक्शन का पर्पज है मेन उसका। तो अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करें तो हम उसको डिफाइन करते हैं आई कैप से, कैप टोपी। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आप किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं जे कैप से। ओके, एंड देन जेड एक्सिस की डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं तो वो के कैप होगा। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 डायमेंशनल फिगर। तो चूंकि हम इसको ड्रॉ हम कागज पे कर रहे हैं, कागज या पेपर इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, तो 2 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशनल को ड्रॉ करना ए लिटिल बिट हार्ड, इजी नहीं होता। तो आप इसको जेड एक्सिस को कभी भी ऐसा ना सोचे कि ये इसी डायरेक्शन में होगा, मीन्स टू इन द प्लेन ऑफ पेपर, नो, it is not in the plane of paper, it is in or can be out, या मोर सिंपली मोर कन्वेंटली हम बोलें तो आउट और कैन बी इन, ये डिपेंड करता है आप राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल क्या यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो लेकिन आपको ये सजेस्ट, जैसे माना आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठे होंगे उसके किसी कोने को देखिए। अब इस एक कोने को देख रहे हैं आप, जिस कमरे में आप बैठे हैं, तो उस कमरे की एक दीवार के पैरेलल चलने की कोशिश कीजिए नीचे फर्श पे, तो चलते हैं तो ये एक्स एक्सिस हुआ, दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये वाई एक्सिस है, और जो ये छत तक जा रहा है तीसरा कोना, ये क्या हुआ, जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऐसा मत मानिए कि कागज के प्लेन में, पेपर के प्लेन में नहीं है जेड एक्सिस, ये क्या है, इन और आउट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, आई थिंक दिस विल बी क्लियर फॉर यू। आप कोई नई नहीं है, बस जस्ट फॉर रिमाइंडर कि आप इसको समझ सकें। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे जे कैप, के जेड डायरेक्शन में हम, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे के कैप। ओके, मैंने ये बात आपको पहले बता दी, टोपी बोलते हैं, कैप बोलते हैं इसको, ठीक है। Now we can easily define a vector, जैसे कोई भी एक वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं जिसके जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने ये माने हुए 4, 5 एंड 1 इन यूनिट इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो जो अगर ये 4 मीटर में हम काउंट कर ले, 4 मीटर का वेक्टर है इधर,
5 मीटर का वेक्टर है इधर, और चूंकि -1 है, सो इनटू द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये -1 नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये -1 यूनिट का तीसरा वेक्टर है। तो जो कंप्लीट, अब आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ 4, 5, -1, ये क्या हुए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डिफाइन करेगा उस एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है। तो आपको चूंकि कंप्लीट डिफाइन करना है वेक्टर को, तो अगर आप इसके कंपोनेंट को में बात करें तो 4 इंटू आई या 4i, ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये जो 4 लिखा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और आई कैप क्या दिखा रही है इसकी, कि ये जो वेक्टर है जो 4 यूनिट लेंथ का है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। और सेकंड वन इज 5, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड जे कैप is the direction of the vector, which suggests that the vector is in y-axis direction. Third one is the -1 is the unit, is the magnitude of the vector, and k suggests the direction of the vector. Okay, so you can easily see it that the resultant vector is 4i minus 5j, सॉरी प्लस 5j माइनस 5k। तो अगर इसको, इस वेक्टर को मैं कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कंपोनेंट की फॉर्म क्या होगी, वेक्टर को अगर मान लीजिए से ये वेक्टर हमारा a था, तो a को अगर मैं उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो मैंने मान लिया ax, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है कंपोनेंट वो मैंने मान लिया ए वाई, जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो मान लिया ए जेड। तो इससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो आपके पास, हमारे पास क्या आ जाएगी, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ए वाई की वैल्यू आ जाएगी, और ए जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इन कंडीशंस में आपको मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना, वैसे मैग्नीट्यूड को हम जनरली ए से भी लिख देते हैं, और अगर बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए। ये ज़्यादा बेटर तरीका है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मोड ऑफ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है तो आपको चाहिए 3 चीज़ें। एक, उस वेक्टर का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन, उसी वेक्टर का कंपोनेंट इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, एंड उसी वेक्टर का कंपोनेंट इन जेड एक्सिस डायरेक्शन। दैट इज आपको मोर सिंपली चाहिए ए एक्स, ए वाई और ए जेड। आप इस वेक्टर को देख रहे होंगे, तो इस वेक्टर में जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 4 है, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है वो 5 है, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है वो -1 है। तो जो फॉर्मूला आपको दिखाया गया है मैग्नीट्यूड का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जे ए जेड स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ दीज ऑल। तो आप ऐसा ही करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि मोर सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √42 यूनिट। तो आई थिंक दिस विल बी क्लियर फॉर यू। नाउ एक इम्पोर्टेंट नोटेशन की हम बात करेंगे, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देखिए अभी हम जो लेक्चर हैं शायद इसमें डॉट ही प्रोडक्ट कर पाएँ, चूँकि ये थोड़ा समझने लायक टॉपिक है, आपको इसको ग्रैब करना पड़ेगा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट लेट मी डिस्क्राइब इन अनदर लेक्चर, बट नाउ द डॉट प्रोडक्ट हमारा टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक है, और आपको ये कहा जाता है कि अगर आप 2 इंटू 3 करें, ओके सॉरी 2 इंटू 3 करें, टू इंटू 3, तो रिजल्ट इज 6। और अगर आप 2 इंटू 3 करें देन रिजल्ट इज 6। अब यहाँ रिजल्ट 6 है 2 इंटू 3,
ये 2 क्रॉस बाई 3 इज 6। लेकिन अगर वेक्टर्स की आप बात करते हैं तो वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर का डॉट करें आप तब रिजल्ट अलग आता है, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तब रिजल्ट अलग मिलेगा आपको। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कैन बी डिफाइंड एज, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत आप देख सकते होंगे कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में डॉट है, पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो इसका जो रिजल्ट है वो है ए बी कॉस थीटा। अगर ए बी कॉस थीटा को आप मोर कन्वेंटली लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यानी इन दोनों जो वेक्टर हैं इनके बीच की कोसाइन, उसका एंगल आप लेते हो। अब एंगल लेते समय आपको सावधानी क्या बरतनी है वो आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए ए डॉट बी का आपने फॉर्मूला लिख दिया, दिस इज ए बी कॉस थीटा, ओके हो गया। वेयर थीटा इज द एंगल दे फॉर्म व्हेन प्लेस टेल टू टेल, इस बात पे आपको कंसंट्रेट करना है, इस बात को आपको पकड़ना है। देखिए ये दो फिगर मैंने बनाई है, आप इनको समझ सकते हैं। देखिए ये जो दो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ की है, इस पहली वाली फिगर में जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, देखिए जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए की टेल यहाँ है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी की टेल भी यही है। तो जो एंगल बना उनके बीच में उसको हमने कह दिया थीटा, दिस द राइट। लेकिन अगर आप दूसरी सिचुएशन पे नजर डालें, ये वाली, अब देखिए यहाँ भी एंगल ए और बी के, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। एंगल तो अब भी है दोनों के बीच में, कोण तो अब भी बना रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी वो क्या है, ये इसका हेड है वेक्टर ए का, और यहीं पर क्या रखा है, वेक्टर बी की टेल रखी। ये गलत है, ऐसा नहीं आप कर सकते। तो जो कंप्लीट नोटेशन है जो डिस्क्राइब करेगा ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को, वो होगा कब, एंगल थीटा, कब, व्हेन दे प्लेस टेल टू टेल, टेल टू टेल। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली याद रखनी है आपको, ऐसा नहीं आप इसको मिक्सिंग करें। तो टेल टू टेल अगर वो प्लेस होंगे तो उनके बीच का एंगल, तो अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वेक्टर ए का बी का मैग्नीट्यूड लिखिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रखिए, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की, जैसे अगर आप वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, ये आप देख रहे होंगे, वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, या फिर वेक्टर बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, यानी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आता, पहली बात। दूसरा, इसको हम बोलते हैं द वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव को कैसे समझेंगे, देखिए आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपके पास यहाँ तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करते हैं, ऐड करने का नियम आपको बता दिया गया है, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, एक रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट क्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, और फिर दोनों के रिजल्ट को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जो आपके पास पहले रिजल्ट था, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होने के साथ साथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ओके, नाउ अगर हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस कर दें, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेस करने का मतलब ये है कि एक वेक्टर आपने यहाँ ले लिया, इस वेक्टर को आपने नाम दिया वेक्टर ए, और यहाँ से आपने सीधे बना दिया ऐसे, ये है वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बन गया, 90 डिग्री। ओके, अगर ऐसा आप कर देते हैं कहीं, यानी दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, बिकॉज cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। Hence, if two vectors are perpendicular to each other, the dot product is zero. Now हम समझने की कोशिश करते हैं, ये तो जो हमने अभी पढ़ा है ये डाटा मैथमेटिकल डाटा है। मैथमेटिकल डाटा का मतलब ये है कि आप मैथमेटिकली ए डॉट बी को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए डॉट बी को आप कैसे समझ सकते हैं, उनके बीच का एंगल कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा या नहीं होगा, ये पूरा मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि ए डॉट बी हो क्या रहा है यहाँ फिजिक्स कहाँ है, तो अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकली आप देखें तो ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा अब एक ही वर्ड के ऊपर रहेगा, इस वर्ड के ऊपर, समझ रहे हो, ये क्या वर्ड है, ये प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, छाया, लाइट, कहीं से भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपने ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है हमारे पास, ये प्रकाशिकी से आया है, यानी ऑप्टिक्स से ये शब्द आया है हमारे पास, क्या, प्रोजेक्शन। तो अब हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा वो इसी वर्ड के ऊपर रहेगा। देखिए आपके पास ये फिगर है, ठीक है, फिगर को डिफाइन करने के लिए आपने कहा है कि अगर आप ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी को सीखना चाहते हैं कि ए डॉट बी क्या है, तो आप कह रहे हैं कि ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, यानी ए की डायरेक्शन में, डायरेक्शन किसकी है, ए की, और प्रोजेक्शन किसका है, बी का। तो मैग्नीट्यूड आएगा बी का, डायरेक्शन आएगी ए का। तो मैंने आपको बोला कि ये जो प्रोजेक्शन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है हमारे पास, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स से आया है हमारे पास। ओके, तो इस फिगर के ऊपर देखेंगे हम, इस फिगर को देखेंगे, देखिए ये इस डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर ए था, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो नीचे वाली लाइन है, अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन, ये एरो भी बना है यहाँ, ये डिफाइन कर रही है वेक्टर ए को, ये वाली लाइन, ये किसकी डायरेक्शन दिखा रही है, वेक्टर ए की। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन पे परपेंडिकुलरली, नोट इट दैट वर्ड, परपेंडिकुलर, मैं लाइट रेज डालता हूं ऐसे, जैसे फिगर में दिखाए हुए पे, फिर भी मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे मैंने लाइट रेज डाली। ओके, लाइट रेज डाली और ये जो डायरेक्शन है ये है वेक्टर बी की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, आप सोच के देखिए कि अगर आप लाइट रेज डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और किस पे डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वेक्टर ए, तो जहां जहां खाली जगह वहां तो लाइट रेज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में जहां वेक्टर ए है, यहां ये तो लाइट रेज को रोक देगा, आने ही नहीं देगा, यहाँ लाइट को यहाँ तक आने ही नहीं देगा, इस एक्सिस तक आने ही नहीं देगा लाइट को, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो लाइट रेज हैं ये
यहाँ भी आ जाती हैं और यहाँ भी आ जाती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर बी बीच में आया है, उन लाइट रेज को रोक लेगा। हम यहाँ ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कंसंट्रेशन इस बात का होना चाहिए कि हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल टच पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑप्टिक्स में नहीं है, बस ये एक मेथड है, समझने का मेथड है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्शन कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं उस बात को लेके। तो यहाँ क्या होगा, इस हिस्से में जो मैंने ब्लैक किया हुआ है ये वाला, इस वाले हिस्से में कोई प्रकाश नहीं आएगा, इस वाले हिस्से में कोई लाइट नहीं आएगी। बस यही पॉइंट आपको पिक करना है, यही पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस वाले हिस्से में लाइट नहीं आ रही है तो हम इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन, ये वाला। अगर यहाँ पर लाइट नहीं है इस हिस्से में, तो ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड, और जो ए वेक्टर है वो है इसकी डायरेक्शन, वो डिफाइन करेगा इसकी डायरेक्शन। देखिए यहाँ देखिए आप, तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है नीचे, ये वाली, इसको आप ऊपर लेके जाइए यहाँ इसके साथ, तो या फिर इस वाले वेक्टर जो वेक्टर बी है इसको नीचे लेके आइए, तो आपको ये फिगर मिलेगी। कैसे मिलेगी देखिए, मैं वहीं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर मूव कीजिए, ये वाला ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ लेके जाइए, तो वो वेक्टर तो उसी डायरेक्शन में, वेक्टर बी तो उसी डायरेक्शन में, बस ये वाला हिस्सा वहाँ जाएगा ऐसे, यहाँ चला गया। अब वो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में ऐसे, तो ये यहाँ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये एंगल से थीटा, मैं दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाले हिस्से को आप, जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इसको मूव करके ले गए यहाँ, तो ब्लैक वाला हिस्सा आ गया अब यहाँ, वेक्टर बी के पहले से डायरेक्शन है यहाँ, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। तो अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ बी, और किसकी डायरेक्शन में, अलोंग ए, तो क्या होगा, बी कॉस थीटा। सिंपली आप ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पाइथागोरस तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो किसका होगा, अलोंग ए की डायरेक्शन में, यानी हमें ये चाहिए, ये नीचे वाला हिस्सा डायरेक्शन, तो बी कोस थीटा होगा। अब बी कोस थीटा होगा तो कोस थीटा को अगर आप बी कोस थीटा कह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ डायरेक्शन का सेंस क्या है। जो कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते कि वेक्टर बी ओके, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यानी ए, ये जो वेक्टर की डायरेक्शन थी ये वाली, ये डिफाइन करेगी इसकी डायरेक्शन को, क्योंकि आपने कहा है अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, वेक्टर ए की दिशा में। और वेक्टर ए की दिशा क्या है, उसकी दिशा में कहाँ से आएगी, उसकी दिशा हमें कौन बताएगा, उसकी दिशा में बताएगा यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप फिजिकली समझें कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। मैथमेटिकली तो आपको प्रूफ हमने पहले दे दिया कि सिंपली आप समझ सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा where theta is the angle when the two vectors a and b are placed tail to tail, सिंपली आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 सिचुएशन यहाँ हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 3 सिचुएशन किन के बारे में, हम 3 सिचुएशंस के बारे में बात करें, या यहाँ इलस्ट्रेट हैं आपके सामने। देखिए पहली सिचुएशन है, ये तो प्रोजेक्शन की बात हुई, इधर वेक्टर बी था, इसी डायरेक्शन थी वेक्टर ए की, तो वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन आया वेक्टर ए के अलोंग वो इतना आया, ठीक है। अब अगर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो, ऐसे जैसे ये पहले वाली फिगर आप देख रहे होंगे, ये वाली, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता कि वेक्टर ए ये वाला और वेक्टर बी दोनों के दोनों क्या हो, जिनके बीच का एंगल क्या हो,
थीटा। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा यहाँ आने ही नहीं देगा, लाइट रेज आएंगी ही नहीं। ऊपर से आप कहीं से यहाँ से लाइट डाल दें ऐसे, तो पूरा का पूरा जितना जितना बी का मैग्नीट्यूड है पूरा का पूरा वो नीचे कवर कर देगा। तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फिर हम कहते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में फुल एग्रीमेंट है, फुल एग्रीमेंट में है ये दोनों के दोनों, पूरा सहमति है, एक दूसरे से पूरे सहमत है। दूसरा सिचुएशन, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो फिर अगर 90 है तो बिल्कुल एक पॉइंट जैसा नजर आएगा, जैसे ये फिगर में दिख रहा होगा आपको। ये अगर ये पूरा का पूरा ऐसे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ एक मार्क जैसा दिखेगा, तो कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है, यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वन, और किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में होगा तो आप इसको फिर रिजोल्व कर सकते हैं इसके एक्स एक्सिस कंपोनेंट में और वाई एक्सिस कंपोनेंट में। तो ये क्या कहते हैं, इसको हम पार्शियली एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये तीन सिचुएशन है प्रोजेक्शन की तीन सिचुएशन है। अगर वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर, और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ कोई एंगल नहीं बनाते, 0 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ पूरे एग्रीमेंट और फुल एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट आप इसे बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, ऐसा आप याद रख सकते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या हुआ, डिग्री, आप समझ सकते हैं क्या हुआ, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, ये एग्री है या नहीं, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। तो प्रोजेक्शन हमें दिखाता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट को, कि ये दो जो वेक्टर हैं ये आपस में फुल एग्री हैं, कंप्लीटली डिसएग्री हैं, या पार्शियली एग्री। ठीक है, मैंने लिखा भी है इधर कहीं, ये मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन क्या हुआ, सीधे सीधे आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, हाउ मच वेक्टर ए इज इन एग्रीमेंट ऑफ वेक्टर बी, और कंप्लीटली डिसएग्री या फिर पार्शियली एग्री। अगर वो, देखिए सीधी बात यह है कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो कंप्लीटली एग्री हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे, कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई समझौता नहीं है। और अगर किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, तो फिर वो पार्शियल एग्रीमेंट है। ठीक है, पार्शियल एग्रीमेंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सिमिलरली आप सोच सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, लेकिन आप ध्यान रखें कि जिस भी डायरेक्शन के अलोंग आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो वो उसके जो लाइट रेज की जो हमने कल्पना की थी वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। सेम सिचुएशन है, बस अंतर किसका है, वहां हम प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकाल रहे थे, यहाँ हम निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो यू सिंपली ग्रैब दैट। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो आपके पास तीन मैंने जो यूनिट वेक्टर्स बताए थे एक्सिस की डायरेक्शन में, जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई बोलेंगे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसको जे बोलेंगे, के जेड एक्सिस की डायरेक्शन में उसको के बोलेंगे। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ यूनिट आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ। ठीक है, आपको पता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास कितनी लेंथ है, यूनिट लेंथ है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया पहले वाले का, फिर ये एक किसका मैग्नीट्यूड है, इस पहले वाले का, ये एक किसका मैग्नीट्यूड है, इस दूसरे वाले का। क्यों है ये एक में, चूंकि इनकी लेंथ ही एक है, इनका एक ही यूनिट लेंथ के हैं वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हैं, दोनों के बीच कितना एग्रीमेंट है, 0 डिग्री, एक ही एक्सिस पे तो है,
ये देखिए यहाँ, ये इधर, ये दोनों के दोनों एक है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब बनेगा तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ 0 डिग्री, तो 1 × 1 × 1 cos 0 इज 1, 10 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, आप जे डॉट जे निकाल सकते हैं, वो भी कितना आएगा 1। के डॉट के भी निकाल सकते हैं, वो भी कितना आएगा 1। लेकिन अगर आप आई डॉट जे निकालें, देखिए यहाँ ये फिगर आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो आई का आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हुआ, जे यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 हुआ, क्योंकि तीनों एक एक यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट लेंथ के होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ एंगल देखें आई और जे के बीच में, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू 0। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, जे डॉट के की वैल्यू निकाल सकते हैं और के डॉट आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया वो था कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर। आप किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कब करेंगे, जब वो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में हमने समझा, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, किस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उसे कॉम्पोनेंटली कैसे हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमने सीखा है। फिर डॉट प्रोडक्ट को हमने सीखा, डॉट प्रोडक्ट के पीछे मैथमेटिक्स क्या है और डॉट प्रोडक्ट के पीछे फिजिक्स क्या है, ये दोनों बातें हमने सीखी है। और अंत में फिर हमने ये सीखा है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.